हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रचारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने सुपर टेट और केवीएस एग्जाम की जो संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत जो सीरीज लेकर हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर जो हमारा है भूगोल सब्जेक्ट का, उसमें हमने टॉपिक जो आज का सिलेक्ट किया है वो भारतीय द्वीप, मरुस्थल, महासागर, जल संधि एवं जल प्रपात को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो आपको वीडियो को बने रहना है, वीडियो में पूरा देखना है और ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो क्लास हो वो मील का पत्थर साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। उससे पहले गुरुकुल कोचिंग क्लासेस को आपको क्या करना है, चैनल वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारी जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। बात करते हैं भारतीय द्वीप मरुस्थल। पिछली जो भूगोल की क्लास थी, ज्योग्राफी की क्लास थी, इसमें मरुस्थल के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। द्वीप और द्वीप समूह के बारे में आप लोगों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई थी। द्वीप के बारे में अलग बताया था, द्वीप समूह के बारे में अलग बताया था। आज हमें बात करनी है कुछ मरुस्थल के बारे में। वैसे हमने मरुस्थल के बारे में वहां पे थोड़ा सा डिस्कशन बता दिया था। आज की वीडियो में कुछ बात करते हैं मरुस्थल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले तो मरुस्थल कहलाता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल कहलाता क्या है। मरुस्थल नाम से ही स्पष्ट है, मरु यानी मरी हुई, स्थल मतलब भूमि। तो ऐसा हिस्सा जो मरी हुई, अब मरी हुई का मतलब ये होता है कि जहां पर उपजाऊ क्षमता या फिर जहां पर पानी की कमी होती है तो मिट्टी जो वहां की जमीन होती है वो उपजाऊ नहीं होती है और वहां पर फसल पैदावार नहीं होती है, वो कहलाते हैं मरुस्थल। तो हम कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है तो भारत में मरुस्थल कहां पे हुए हैं, भारत के और कुछ विश्व के मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात की जाए, हमने बता दिया था भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, जो कि कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। हमने इसका क्षेत्रफल बाकायदा आपको हर चीज कहां इसकी सीमाएं फैली हुई है आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, उसको आपको ध्यान से नोट करना है, उनको याद भी कर लेना है। विश्व का सबसे बड़ा भी बता दिया था हमने, सहारा, और जो कि अफ्रीका में स्थित है। और इसके बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहां पर है, थार मरुस्थल में है। और विश्व का सबसे गर्म जो मरुस्थल है वो अटाकामा जो है मरुस्थल, जो कि कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल की बात की जाए तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, ये कहां पर है, चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। अब बात करते हैं कि भारतीय मरुस्थल, जो भारत के मरुस्थल है इनकी जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल की जो जीवन रेखा है वो इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपके भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है, वो क्या है, भारतीय मरुस्थल की जीवन रेखा है। तो यहाँ से आपके कितने पॉइंट क्लियर हुए, यहाँ से आपके सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, फिर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, और भारतीय मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, यानी इंदिरा गांधी कैनल को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत की मुख्य सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और महासागर। आप लोगों ने देखा होगा जो आपका भारत है वो एक प्रायद्वीप है, हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भूमंडल का ऐसा स्थल जो अपने तीन तरफ से, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ हो, वाटर यानी जल से घिरा हुआ हो, और उसका एक जो चौथा भाग है वो कैसा हो, स्थलीय हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। हमारा भारत प्रायद्वीप है। और क्यों प्रायद्वीप है, जैसे आपने देखा होगा भारत का जो मैप है हमारा, इस तरीके से जो मैप बनता है भारत का, ये जो भारत का मैप है, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ से ये और ये, यहाँ से तीनों ओर से जो हमारा भारत है वो जल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कैसा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो अब कैसे घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन सी, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर आपका अरब सागर है, तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। बात करते हैं भारत की मुख्य सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और महासागर। मुख्य सीमा जो कि हिंद महासागर को क्या करती है, स्पर्श करती है, किसकी मुख्य सीमा, भारत की मुख्य सीमा।
भारत की मुख्य सीमा का कहने का मतलब है ये जो आपकी क्या है सीमा है, ये आपको किसको यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, और यहाँ पर भारत की सीमा क्या करती है, स्पर्श करती है। यहाँ पर जो है वो अरब सागर है, तो यहाँ पर जो सीमा है वो अरब सागर को स्पर्श करती है। यहाँ पर जो है वो बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ की जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी को क्या करती है, स्पर्श करती है। अब बात करते हैं आपके तीनों, एक होता है अरब सागर जो कि आपके पश्चिम में स्थित है भारत के, दूसरा है हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, और तीसरी जो है बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। इन तीनों का जो मिलन बिंदु है, यानी ये जो तीनों हैं वो एक जगह पे मिलते हैं, जहां पर वो क्या कहना, वो जगह है आपकी जो है वो है कन्याकुमारी। आपने सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। सबसे दक्षिणतम तो इंदिरा पॉल माना जाता है, लेकिन अब जो वो है वो क्या हो गया है, जल में मग्न हो गया है, यानी जल में डूब गया है। इस वजह से अब इसको अगर स्थल वाला पूछा जाए तो कन्याकुमारी देना है, अगर आपको तट वाला द्वीप वाला पूछा जाए तो आपको इंदिरा पॉल देना है, इंदिरा पॉइंट देना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। और विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर। अब बात करते हैं विश्व का सबसे खारा कौन सा है, तो खारा यानी जिसका सबसे ज्यादा खारा पानी होता है वो है आपका अटलांटिक महासागर। और इसके खारेपन का कारण क्या है, तो इसके खारेपन का जो कारण है वो NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आप लोगों ने केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान पढ़ी होगी उसमें आपने NaCl के बारे में पढ़ा है। ये नमक का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो समुद्र में नमक की अधिकता होने के कारण, NaCl की अधिकता होने के कारण इसका जो पानी होता है, समुद्र का पानी, वो कैसा होता है, खारा होता है। दूसरा सर्वाधिक द्वीप किस महासागर पे, तो सर्वाधिक द्वीप जो है वो आपके प्रशांत महासागर पे स्थित है। अब बात करते हैं समुद्री लवणता। तो समुद्री लवणता मतलब कितना खारापन, लवणता यानी खारापन। तो जो खारापन है वो खारापन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्लाइनेक्टर, यानी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका डेल्टा। अब डेल्टा क्या होते हैं, डेल्टा आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेल्टा जिसने नहीं पढ़ा है आज ध्यान से सुन ले, क्योंकि डेल्टा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और नॉर्मली आपका कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डेल्टा क्या होते हैं, तो आपको एक स्वाभाविक है कि आपको आना जरूरी है। तो क्या कहलाता है डेल्टा, जैसे कोई नदी है, कोई भी नदी है, ये तो पता है कि नदी जब अपने उद्गम स्थल से होकर निकलती है, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए, और अंत में कहाँ गिर जाती है, सागर या महासागर में गिरती है। अब मान के चलो कोई नदी है, कोई आपकी नदी है जो किसी उद्गम स्थल से निकली और उसने अपनी जो यात्रा है उस यात्रा को कंप्लीट किया, और अंत में जो कोई नदी है, ये जो नदी है ये किसमें गिरने को आ जाती है, महासागर में गिरने को आ जाती है, किसी सागर में गिरने को आ जाती है। तो इस सागर में गिरने से पहले ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई से गिरना है, तो सागर में गिरने से पहले वो क्या होती है, 2-3 भाग में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। 2-3 हम फिक्स नहीं कह सकते, कई सारे पार्ट्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। यानी ये नालियां, जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न पार्ट में विभिन्न भागों में बट जाती हैं, तो और उसके बाद जो धाराएं एक एक करके कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो आकृति बनती है, वो आकृति आपको क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या कहलाता है डेल्टा। कोई भी नदी जब किसी महासागर के मुहाने पर जाकर क्या अपने विभिन्न भागों में, विभिन्न धाराओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब ठीक है, मान लिया डेल्टा आ गया समझ में। बात करते हैं, अब ये तो पूछेगा नहीं डेल्टा किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो भारत में स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे पहले डेल्टा क्या है, नदी के मुहाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है, और जो कहां पर, भारत और बांग्लादेश में क्या है, स्थित है। इसका कुछ भाग भारत में और कुछ भाग इसका बांग्लादेश में स्थित है। अब ये जो सबसे बड़ा डेल्टा है तो कौन सी नदी बनाती है,
तो ये आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और ये बांग्लादेश की मेघना नदी है, जो तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, आपका सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में बात की जाए तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लो एक बार। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा है। कैसा है? विश्व का, भारत का ही नहीं अभी तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। किन किन देशों से साझा करता है? भारत और बांग्लादेश से साझा करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है और ये मेघना नदी जो है, मेघना की नदियां हैं, उससे क्या करता है, मिलकर बनता है। बात करते हैं आपके भारतीय जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में आप लोग जानते होंगे। जलप्रपात को आप वाटरफॉल कहा जाता है इंग्लिश में। तो वाटरफॉल आप लोगों ने नेचुरली वाटरफॉल देखे होंगे, मूवियों में आपने देखे होंगे, कई सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे। तो क्या होते हैं वाटरफॉल्स? वाटरफॉल्स जो हमारे होते हैं वो किसी ऊंचाई से आपको क्या करना है, बहुत जैसे कोई पर्वत है या कोई पहाड़ है, पठार है, तो ऊंचाई से जो वाटर है वो नीचे की तरफ आता है। बहुत सारी ऊंचाई से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो एक वो अलग ही अपना उच्च वेग से निम्न वेग की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो जब ये गिरता है तो ये अपना बहुत ही नेचुरली प्राकृतिक तरीके से बहुत ही सुंदरता का यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्णन हो जाता है, सुंदरता दिखाई देने लगती है। वो क्या कहलाते हैं? जलप्रपात कहलाते हैं, जो कि कई सारे नेचुरली होते हैं और कहीं पर कहीं आर्टिफिशियल भी जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं आपके जलप्रपात की। जल का मतलब, जलप्रपात का मतलब गिरना, और कहां से गिरना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना ही कहलाता है जलप्रपात। अब ये तो पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन में जलप्रपात क्या कहलाते हैं, तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो, आज के बाद मत भूलना। कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दूसरा, अगर कपिल जलप्रपात की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। दूध जलप्रपात के नाम से जो फेमस है वो मध्य प्रदेश में है और कहां पर? नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी पर ये स्थित है। दूसरा है आपका धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश यानी जबलपुर में स्थित है। आपका जो अगला है चुलिया जलप्रपात, ये चुलिया जलप्रपात आपका कौन से नंबर पे? चंबल नदी पे। याद रखना है, चा से चुलिया और चा से चंबल। तो चुलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है और ये भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुंडरू जलप्रपात जो आपका झारखंड नदी, झारखंड राज्य में है और स्वर्ण रेखा नदी जो है इस पर ये जलप्रपात बनता है। तो क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आ गया है, और अगर समझ आ गया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हो फ्रेंड्स? बहुत मेहनत लगती है आप लोगों की वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। इसके बाद अब बात करते हैं, वैसे लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही करते हो और साथ में आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इतने कम समय में पूरे यूट्यूब पे आपको कोई कहीं भी देख लेना आपको पूरे YouTube पे इस तरीके से कि आपको 10 मिनट की वीडियो में इतने सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए जाए, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको इसको इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो आपके पास आए, अपलोड की जाए, तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रमुख जल संधियों की। जल संधियां, अब आप लोगों ने संधि के बारे में तो पढ़ा ही होगा। संधि क्या कहलाती है? जब किसी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो वहां पर वर्ण मिलते हैं तो संधि बन जाती है। यहाँ पर क्या मिलेगी? जल मतलब जैसे कि कोई बड़े जलाशय, जैसे एक महासागर हो गया, दूसरा महासागर हो गया, एक नहर हो गई, दूसरी नहर हो गई। नहर छोटी वाली नहीं, बहुत बड़ी वाली, जैसे आपकी बड़ी वाली नहर है, और महासागर, सागर और ये समुद्र वगैरह जहाँ पर जो मिलते हैं, यानी एक दूसरे को पृथक करते हैं। जैसे कि वहां बॉर्डर बनाते हैं, जल का बॉर्डर, एक तरीके से हम समझ सकते हैं जल का बॉर्डर, यानी आपका जैसे आपने बॉर्डर देख लिया, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर देख लिया, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर देख लिया, तो इसी तरीके से आपके समुद्रों के जो बॉर्डर हैं वो क्या कहलाते हैं? जल संधियां कहलाती हैं। यानी मान के चलो ये आपका एक सागर है, ये आपका दूसरा सागर है, तो एक सागर से दूसरे सागर में जाने के लिए एक अत्यंत जो सकरा रास्ता, यानी एक छोटा सा रास्ता बन जाता है जल के माध्यम से, वो क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। अब इन्हीं जल संधियों में से जो आपके
कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो वो हमने आप लोगों के सामने लिखी है। देखते हैं, पहली जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ किस किस को ऐड करती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से क्या करती है, जोड़ती है, और ये इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। अब दूसरा है मोजाम्बिक जल संधि। तो मोजाम्बिक जल संधि, इसको जल संधि और जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो मोजाम्बिक जल संधि जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, और ये मोजाम्बिक जैसे नाम से स्पष्ट है मोजाम्बिक है, और मालगासी में क्या इनका स्थान है। अब बात करते हैं उत्तर चैनल जल संधि, उत्तर चैनल जल डमरू मध्य। तो उत्तर चैनल जल डमरू मध्य जो कौन सा सागर है? आयरिश सागर है, और आयरिश सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये है कहां पर? आयरलैंड और इंग्लैंड में ये क्या है, स्थित है, यानी आयरलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं बेरिंग, जो बेरिंग आपकी जल संधि है, बेरिंग जल संधि किसको नाम से स्पष्ट है? बेरिंग सागर को किस सागर से जोड़ती है? चुस्की सागर से क्या करती है, जोड़ती है। तो ये कहां पर है? अलास्का और रूस के बॉर्डर पर ये क्या है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आपकी जल संधि जो है वो मैक्सिको को अटलांटिक महासागर की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है, और ये आपका यूएसए और क्यूबा में क्या है, स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। ये इसका स्थान जो है वो स्पेन और मोरक्को में है। अगला है मैगलन। मैगलन कहां पर है? मैगलन जो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को क्या करता है, सबसे पहले तो जोड़ता है। किस किस को? प्रशांत महासागर जो कि आपका सबसे बड़ा महासागर है, उसको किससे जोड़ता है? दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और ये कहां पर स्थित है? चिली में स्थित है। बात करते हैं आपका पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। तो ये क्या कहां पर स्थित है? पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। यानी पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। ये भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पर ये क्या है, स्थित है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी दी। इतनी मेहनत की आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके द्वारा किसी और का भला हो सके, किसी स्टूडेंट का भला हो सके जो जिसको वास्तव में इस चीज़ की क्या है, नीड है, जो सिंसियर है, जो अपने सपनों को लेकर, अपने माता पिता के सपनों को लेकर, जो क्योंकि आपसे पहले आपके इस धरा पर आने से पहले आपके माता पिता आपके बारे में सपने देख रहे हैं। तो आपका पहला फर्ज तो यही बनता है कि आप अपने सपनों को वरीयता देने से पहले आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। तो उनको सपने साकार कैसे होंगे? माता पिता आपसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, वो केवल आपको देना जानते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको कुछ दें। तो इस साल जो अभी नया साल है, आपके साथ पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरा साल आपके पास वैकेंसियों की भरमार लेकर आने वाला है। तो इस साल अपने माता पिता से प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि इस साल हम आपको आपके सपनों को क्या करेंगे, साकार करेंगे। और सरकारी जो नौकरी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, उसमें एक सरकारी सीट आप हासिल करके रहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और आज्ञा दीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि संपूर्ण तैयारी का जिम्मा जो लिया है। तो उसके पहले आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि हमने जलप्रपात आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमने बता दिया आपको, जोग है, कर्नाटक है। अब आपको कमेंट में हमें बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कमेंट में आपको बताना जरूर है, तभी हमें लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और आप अपनी जो तैयारी के प्रति गंभीर हो। तो गंभीर होने का समय है, आपको कमेंट में आंसर करना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और आपको कमेंट में यही बताना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, भारत के किस राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई आपको सजेशन देना है, कोई आपका डाउट है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल आईडी पर आप कोई भी कमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।
एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, सुपर टेट का जो अभी तक मैथ की कोई भी क्लास नहीं ली जा रही थी, गणित की कोई भी क्लास नहीं ली जा रही थी, जो कि आपका सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, आपको 20 नंबर प्रदान करता है। तो मैथ की बहुत ही जल्द क्लासेस आपको शिवम सर के द्वारा आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो टीम पूरी आपकी लगी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैथ का जो चैप्टर, मैथ का जो सिलेबस, मैथ का जो कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे, आपको गारंटी है आपको मैथ में कहीं से इससे बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बस जरूरत है तो एक भरोसे की, एक विश्वास की और एक साथ की, वो आप दीजिए, हम आपको सिलेक्शन देंगे। ये आपका गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का आपके और आपके माता पिता से ये वादा है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।